फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो हम लोग जो कुमार गौरव सर के करेंट अफेयर्स का जो स्टार्ट किए थे हम लोग सीरीज, उसमें आज हम लोग बात करेंगे। आज 30 जून के उनके करेंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 30 जून में स्टैटिक जीके का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है, जो एग्जाम के लिए एनटीपीसी या ग्रुप डी अभी जो हाल फिलहाल में जितने एसएससी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, 30 जून के बारे में बात करेंगे। तो उनका पहला क्वेश्चन था, फियरसली फीमेल दूती चंद द दूती चंद स्टोरी के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सर मिश्रा। सुदीप मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदीप मिश्रा दूती चंद द दूती चंद पुस्तक के लेखक हैं। दूती चंद क्या है? धाविका है। याद रखिए, दूती चंद क्या है? धाविका है, उड़ीसा के हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। और हिमा दास भी क्या है? धाविका है, ये असम के हैं। इनको बोला जाता है डिंग एक्सप्रेस। डिंग एक्सप्रेस किनको बोलता है? हिमा दास को। अभी इनको DYSP भी बनाया गया है, DYSP भी बनाया गया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक के नाम और उनके लेखक के नाम। किनके पर लिखा गया? प्लेइंग इट माई वे। किनकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक का सब है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी के जितने भी एग्जाम वनडे होने वाले बहुत ही, आप प्लीज़ इस सीरीज में जुड़िए और रिपीट कीजिए। बहुत कम समय का वीडियो रहता है, उसको स्पीड में करके देखिएगा तो और कम समय का हो जाएगा। एक बार कंटिन्यू बना के देखिए, वक्त को थोड़ा आप वक्त दीजिए। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये तो बुक जरूर आएगा एग्जाम में। मिल्खा सिंह का, जिनका हाल ही में अभी डेट हुआ है, मिल्खा सिंह फ्लाइंग किंग सिख जिनको बोलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लेखक युवराज सिंह है। और एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा जो टेनिस की खिलाड़ी हैं। माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वानंद आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की पुस्तक है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम पुस्तक है। चलते हैं आगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 उनका था, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखते हैं। एवरी डे लव्स ए गुड ड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? P साईनाथ। किसानों पर लिखी गई बुक है, किसानों पर। एवरी डे लव्स ए गुड ड्राफ्ट पुस्तक के लेखक P साईनाथ। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। और जो 50वां था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन को दिया गया था 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 51वां रजनीकांत साउथ के जो थे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह, डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया था। ठीक, 2020 किनको दिया गया था? तो रतन लाल को दिया गया था। रतन लाल जी को 2020 का दिया गया था और 2021 का डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप जी को किस पुस्तक के लिए दिया था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किनको दिया गया? डेविड डायोप। किस पुस्तक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुगाकू सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये जापान की है, जापान का। इंडिया कौन था सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? परम 800 याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं हम लोग और स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम करते हैं। कोविड की पहली वैक्सीन कौन थी इंडिया में? इंडिया कोविड की पहली वैक्सीन जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दिया उसका नाम था कोवैक्सीन। और इस किस कंपनी ने बनाया था? भारत बायोटेक। ये हैदराबाद में भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की है। ये भारत की पहली वैक्सीन कोरोना वायरस की बनाई थी जो भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त दिया। कोविशील्ड, ये वैक्सीन किसने बनाया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। विश्व की पहली वैक्सीन जो मान्यता प्राप्त हुआ था वो था स्पुतनिक और रूस द्वारा बनाया गया था। कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन जिसे विश्व में मान्यता प्राप्त मिला था सरकार से, उसे स्पुतनिक रूस का। ये सब डबल डोज वैक्सीन है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट ये घटना था क्योंकि वहाँ पर बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान किस सागर से सीमा बनाता है? तो भूमध्य सागर से। किस सागर से? भूमध्य सागर से। 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए विस्फोटक का नाम क्या था? तो अमोनियम नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोग को ज़रूर होगा।
और कुछ जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। काला सागर और भूमध्य सागर में से कौन सा देश सीमा बनाता है? तुर्की। कौन सा देश बनाता है? तुर्की। काला सागर और भूमध्य सागर दोनों से कौन सी सीमा बनाता है? तुर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। कहाँ है? अंकारा। और सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, याद रखिएगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये है मंगोलिया का। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। उलन बटोर। अब मंगोलिया के ही शासक इंडिया में आया था, उनका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ का शासक था पूछेगा? मंगोलिया का। मंगोलिया का ही सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। बहुत ही बड़े क्वेश्चन राजधानी से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश की राजधानी उलन बटोर। मंगोलिया एक स्थल रूढ़ देश है, लैंड लॉक कंट्री। स्थल रूढ़ मतलब क्या होता है कि मंगोलिया ये हो गया, इधर से भी कोई देश रहेगा और इधर से भी देश होगा। बफरिंग कंट्री बोलते हैं, इधर से भी देश और इधर से भी, कोई सीमा इसकी जल से नहीं लगेगा। तो मंगोलिया का है स्थल रूढ़ देश है। इसके ऊपर कौन देश है? चीन है, और यहाँ पर रूस है, या ऊपर रूस है सॉरी, नीचे चीन है, बीच में कौन है? मंगोलिया है। तो मंगोलिया एक स्थल रूढ़ देश है, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं इंग्लिश में। चंगेज खां कहाँ से आया था? मंगोलिया से आया था। एलिफेंट एक्सरसाइज किस बीच में होता है? एलिफेंट, याद रखिए, भारत और मंगोलिया के बीच एलिफेंट एक्सरसाइज होता है। गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? वो है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। लीजेंड डी ऑनर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? फ्रांस का। फ्रांस का राजधानी पेरिस है। पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर आगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्थल और रूढ़ देश कौन है? यानी विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल और रूढ़ देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो राजधानी था, स्थान है, उसका नाम राजधानी चेंज हो गया, याद रखिएगा। उसका अब राजधानी क्या हो गया है? नूर सुल्तान। कौन राजधानी हो गया है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री था। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कि क्षुद्र जो ग्रह है, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, वो किस किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के। ये मंगल हो गया, बृहस्पति, और इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह किसके? तो ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये भी एस्ट्रॉयड जो है, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह में चक्कर लगाते हैं सूर्य के, उसी तरह क्षुद्र ग्रह भी चक्कर किसके लगाते हैं? सूर्य के। आइए देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दिवस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट जो दिवस देखिए, दिवस पे जुड़ जाइए। दिवस देखिए क्या है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, दो मिलेगा क्वेश्चन। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को। अब भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर। जो दुग्ध क्रांति के, जो श्वेत क्रांति के ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है दूध, और इसके जो इनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस, 1 जून को विश्व दूध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अब विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। 23 जून को। नाविक रोग किस रोग को कहते हैं? दिवस वाला हो गया हम लोग का ये दिवस। ये अब हर जून, पूरा जून का दिवस है, इसको जरूर अथी कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 30 जून का जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो रहा कि बेहतन जल विद्युत परियोजना, बेहतन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी ये जो है चीन की नदी है। यांगटीसी नदी चीन की नदी है, और एशिया की सबसे
एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। ठीक है, ये यांगटीसी नदी पर ही थ्री थ्री जॉर्ज डैम बनाया गया है। ये पूछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्री जॉर्ज डैम किस नदी पर बनाया गया है? यांगटीसी नदी पर, यांगटीसी नदी पर। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी यांगटीसी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो यांगटीसी नदी थ्री जॉर्ज डैम बनाया गया है यांगटीसी, और यांगटीसी नदी के किनारे ही संघाई शहर स्थित है। संघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए चीन का शोक किससे कहते हैं? ये जो शोक मतलब क्या होता है? ये मतलब चीन को तबाही करता है। चीन का शोक बोलते हैं हंगाहो नदी को, हवांगो नदी को चीन का शोक बोलते हैं। हवांगो नदी को ही पीली नदी बोला जाता है। हवांगो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। चलते हैं आगे देखिएगा, हवांगो नदी को क्या कहता है? पीली नदी। किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो बनाए थे डैम, उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। अब देखिए जांगबू परियोजना, जांगमू परियोजना किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अब सुनिए, ये तो परियोजना कहाँ है? तिब्बत में है। ये परियोजना कहाँ है? तिब्बत में है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को बोलते हैं सांगपो नदी। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। तो पूछेगा जांगमू परियोजना किस नदी पर है? सांगपो भी हो सकता है और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, सांगपो नदी, और इसीलिए याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना या बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना या बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी। अब देखिए सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चेनाब नदी है। ठीक है, भारत। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है, और सिंधु की चेनाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है उस पर हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बोला कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? देखिए नाटो जो है एक संगठन है, इसका जो हेड क्वार्टर पूछा था एग्जाम में, इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स में एक और संगठन का मुख्यालय है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और नाटो का भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। मुख्यालय हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए खंजर युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। खंजर युद्ध अभ्यास। एक्स डेजर्ट युद्ध नाइट अभ्यास, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ था? तो जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में हुआ था। और इसी युद्ध अभ्यास में पहली बार राफेल को शामिल किया गया था। राफेल किस देश से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया है। और किस कंपनी ने बनाया था? तो एक्स डेसॉल्ट कंपनी ने इसको बनाया था। राफेल को पहली बार किस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया? एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास में। और ये किसके किसी बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में। वर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। देखिए और देख लेते हैं युद्ध अभ्यास। मालाबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार युद्ध अभ्यास यूएसए, अमेरिका, भारत, जापान और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किसी बीच में होता है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैत्री जो युद्ध अभ्यास है किसके किसके बीच में होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए मैत्री युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि जो है बिटकॉइन के जनक कौन है। बिटकॉइन जानते हैं क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट का जरिया है बिटकॉइन। और इसके जनक ये किस कंपनी का है, एलोन मस्क का कंपनी है जो बिटकॉइन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है न्यूज़। बिटकॉइन एलोन मस्क जो लेते थे वो मना कर दिए हैं लेने से और सबका ये भाव गिर गया है। बिटकॉइन के जनक कौन है, सातोशी नाकामोटा। सातोशी नाकामोटा। और ये कब स्थापना किए थे, 2009 में। सातोशी नाकामोटा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। डायम किसकी क्रिप्टो करेंसी है, तो फेसबुक की है। डायम से पहले जो फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी उसका नाम था लिब्रा और नाम बदल दिया और बन गया डायम। डायम किसकी है, फेसबुक की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। इसके अंदर से लखनऊ किस नदी किनारे है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन तीनों का हुआ था, 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था। वो भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब है, 14 अप्रैल को है। और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म है। यही कहे थे, इनका ही कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो देखते हैं आप लोग कितना पीते हैं, और जितना पीजिएगा उतना ही मजा देगा। तो आप कंटिन्यू रखिए सीरीज को। प्रथम प्रारूप समिति को एग्जाम में पूछा है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोला था। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल दिया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के जनक कौन, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति कब बना था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। एनिहिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट किनकी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। मुक नायक पत्रिका किनकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मुक नायक पत्रिका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका। और मुक नायक। चित्राभूमि किनकी समाधि स्थल है, चित्राभूमि किनकी समाधि स्थल है, तो भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल क्या बोलते हैं, चित्राभूमि। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि महाप्रयाण किनकी समाधि स्थल है। ठीक है, महाप्रयाण। चित्राभूमि किनकी समाधि स्थल है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। देखिए बाकी लोग जो थे उस समय संविधान जब बना था उनके अनुसार आत्मा जो था वो प्रस्तावना था। क्या था, प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या था, तो आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर जो 32 था। और किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 32 में है। और आर्टिकल नंबर 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार ये संविधान की आत्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 से स्टार्ट हुआ था और 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को, ये तीनों जने को डॉक्टर 1990 में मिला था। 1954 में शुरुआत हुआ था, उस टाइम मिला था 3 जने को। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था। चलते हैं आगे देखिए यहाँ पर बोला कि भीमराव के अंबेडकर से संबंधित जो जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन पुस्तक किनसे संबंधित है, पूछेगा। जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन, ये जो पुस्तक है किससे संबंधित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो किशोर मकवाना जो कब लॉन्च किया गया था, तो 2021 में 14 अप्रैल 2021 को ये बुक को लॉन्च किया गया था। कि इसके जीवन दर्शन, राज्य दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन, व्यक्ति दर्शन ये संबंधित किससे हैं, भीमराव अंबेडकर से ये पुस्तक। और इसके लेखक कौन है, किशोर मकवाना। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है,
24 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती भीमराव अम्बेडकर पर ये लॉन्च की गई। 130वीं जयंती पर कब लॉन्च किया गया था? 130वीं जयंती 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया था। महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो बी किशोर मकवाना जी लॉन्च किए थे। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन था, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आई होप उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उससे सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा आपको वक्त तो ज़रूर देना होगा। कहीं भी जुड़िए, लेकिन वक्त वहीं पर रेगुलर दीजिए, कंटिन्यू रखिए। वक्त को आप थोड़ा वक्त जरूर दीजिए। और आपको ज़रूर बोलेंगे हमारे सीरीज को 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। और कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर्स जरूर देखें। स्टैटिक जीके जीएस करेंट अफेयर्स तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुमार गौरव सर का देखिए ज़रूर। और ये 10-15 मिनट का रिवाइज कर लीजिए। लेकिन मेरा वीडियो जो है रेगुलर नहीं, मैंने उसी दिन नहीं आता है जिस दिन ये कुमार गौरव सर करेंट अफेयर, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आता है। तो उससे रिवाइज भी हो जाए, स्टैटिक जीके पूरा रिवाइज हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे रहें और पढ़ाई को जारी रखें।